गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कंटिन्यूशन में आज अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस गिवन बाय एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड। बात समझ आए? तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक, इसको मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहला पॉइंट जो अपन ने कल भी पढ़ा था, एक होता है RX, एक होता है ARX। RX इज एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन टुवर्ड्स SN रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ आए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर ये एल्काइल हैलाइड है RX, तो इसके ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव। रिएजेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं E पॉजिटिव और NU नेगेटिव। रिएजेंट हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। 11वीं के अंदर या फाउंडेशन के अंदर मैंने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते टाइम मैंने बताया था, रिएजेंट और ऑलवेज टू टाइप्स, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में सबस्ट्रेट की तरफ कौन जाएगा डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के नेचर के ऊपर, सबस्ट्रेट के कार्बन के ऊपर किस प्रकार का चार्ज है। सबस्ट्रेट के कार्बन के ऊपर, कार्बन पे ही हमेशा देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वी डील विद द कार्बन। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का जाना, एल्किल हैलाइड कौन सी तरीके की रिएक्शन दिखाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक। और जो ही ये जाएगा इधर से बाहर निकल जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आया बात समझे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके की होती हैं इन जनरल, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। बात को डिटेल में देखेंगे आज, SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है। आया बात समझे? तो वही देखेंगे। मैंने इनको दो तरीके से डिवाइड करता हूँ, SN1 को और SN2 को, और इनको कंपेरेटिव मैनर के अंदर अपने को पढ़ना है। तो देखेंगे SN1 SN2, इसको मैं पहला पॉइंट लिखता हूँ, इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर लिखेंगे इट इज कॉल्ड बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर। सेकंड पॉइंट देखेंगे इसके अंदर, इट्स occur more sterically hindered carbon
ऐसे कार्बन पे जो स्टेरिकली हिंड्रेंस ज़्यादा हो। स्टेरिकली हिंड्रेंस का मतलब समझते हो, कोई एक ऐसा कार्बन जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम से ढका हुआ हो, ज़्यादा हो, तो ऐसे कार्बन पे हमेशा SN1 रिएक्शन होती है। SN1 क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आन के डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, पहले से उस कार्बन से, स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन से एक ग्रुप हटेगा, या मैं बोलूं लिविंग ग्रुप हटेगा। जो ही लिविंग ग्रुप हटेगा, एक कार्बन के ऊपर मैक्सिमम कितने जुड़ सकते हैं? 4। 4 में एक लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है? हेलोजन्स। हेलोजन होंगे तो ही तो वो एल्काइल हैलाइड बनेगा। जब हेलोजन होगा, वो हेलोजन निकलेगा तो 3 कार्बन होंगे, एक कार्बन के ऊपर 3 ग्रुप जुड़े हुए होंगे, और 3 ग्रुप के अंदर मैक्सिमम, मतलब वो एक तरीके से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। 120 120 120 डिस्टेंस होगा ग्रुप और एटम्स के बीच में। अब आराम से न्यूक्लियोफाइल आएगा बाद में। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? SN1। इनके अंदर लिख सकते हैं, इट अकर मोर स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन अंडरगोस वाया कार्बोकेटाइन। अंडरगोस वाया कार्बोकेटाइन। बात को समझना है। इसी तरीके से इसके अंदर लिखेंगे, इट अकर लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन। ये हमेशा ऐसे कार्बन के ऊपर होती हैं जो कार्बन कम एटम और ग्रुप ऑफ एटम से घिरा हुआ हो। मतलब कहने का मतलब बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमेशा कोई भी एल्किल हैलाइड से लिविंग ग्रुप ज्यों ही निकलेगा त्यों ही न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा। और वो न्यूक्लियोफाइल इजीली तब अटैक कर सकता है जब लिविंग ग्रुप अपनी लिविंग एबिलिटी या लिविंग ग्रुप बहुत ही इजीली निकल जाए। जो ही ये इधर से निकलेगा त्यों ही इधर से क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो उसको बोलते हैं इट अकर लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन। नेक्स्ट लिखेंगे, अंडरगोस वाया transition state. It undergoes via transition state. In this kind of reaction, intermediate नेवर फॉर्म। ये बात ध्यान रखेंगे। मैंने अभी तक कंपेरेटिव मैनर में स्टडी करवाया आपको। इनके अंदर कौन से सबस्ट्रेट के अंदर S11 होती है, कौन से सबस्ट्रेट के अंदर SN2 होती है, ये देखेंगे। SN1 सबस्ट्रेट के ऊपर, रिएजेंट के ऊपर किस किस पे डिपेंड करती है, SN2 सबस्ट्रेट के ऊपर और रिएजेंट के ऊपर किस किस पे डिपेंड करती है, वो देखेंगे। तो ये इतना लिखने के बाद आगे देखते हैं। नोट इट डाउन। SN1 रिएक्शन जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर परफॉर्म की जाती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। SN1 रिएक्शन ऑलवेज कैरिड आउट अंडर द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये भी एक पॉइंट लिख लेंगे। इट अकर, इट मतलब SN1, इट अकर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और जबकि ये पोलर एप्रोटिक के अंदर। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल कौन से हो गए? ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन दे सकते हो और पोलर हो। ऐसे सॉल्वेंट पोलर हो और प्रोटॉन दे सकते हो, कौन कौन से हो सकते हैं? वाटर इज द एक्सीलेंट एग्जांपल इन दैट। वाटर इज द पोलर इन नेचर, यस। कैन गिव्स द प्रोटॉन, यस। इसी तरीके से एल्कोहल, एल्कोहल भी एक्सीलेंट एग्जांपल है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। एल्कोहल, वाटर और ऐसे लिक्विड जिनके पास प्रोटॉन भी हो और पोलरिटी भी हो। तो इसके अंदर एग्जांपल लिख लेंगे। पहले इसके अंदर लिखेंगे। और SN2 रिएक्शन किन में होती है? पोलर तो हो लेकिन एप्रोटिक हो, प्रोटॉन नहीं दे पाते हो, उनके लिए एक्सीलेंट एग्जांपल है DMF, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। अब बोलेंगे ये डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड क्या होता है, वो बताता हूँ। इसी तरीके से होता है एक DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड।
इसी तरीके से होता है DMA, डाई मिथाइल एसिटामाइड। इसी तरीके से होता है एसीटोनाइट्राइल, एसीटोन। ये सारे के सारे क्या हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो इसके अंदर लिखेंगे इट अकर इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल कौन है? वाटर, अल्कोहल, दीज आर द एग्जाम्पल इन दैट। जबकि इसके लिए एग्जाम्पल कौन है? DMF, DMA, DMSO, एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, DMF क्या होता है? NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। DMA क्या होता है? NN डाइमिथाइल एसिटामाइड। DMSO क्या होता है? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। एसीटोन क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोनाइट्राइल क्या होता है? CH3CN। ये होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखे, इसके एग्जाम्पल देखे, इसके अंदर रिएक्शन और इसके अंदर रिएक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये उतारिए एक बार। SN1 के अंदर देखेंगे CH3 एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ रिएक्शन के रूप में, और यहाँ पे मैंने लगाया कोई भी लिविंग ग्रुप। SN1 रिएक्शन किस काइंड के सबस्ट्रेट में होती है? इससे पहले क्या होता है? ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। लिविंग ग्रुप के ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। जो ही बाहर निकलेगा और यहाँ बन जाता है CH3 CH3 और पॉजिटिव चार्ज। अब क्या आता है? रिएजेंट आता है। मैं बोलूँ ये ENU क्या रिएजेंट? ये तो रिएजेंट का क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसके ऊपर, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसका मतलब प्लेनर है। न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी जा सकता है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी जा सकता है। रेसेमिक मिक्सर विल फॉर्म। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं इन SN1 रिएक्शन रेसेमिक मिक्सर विल फॉर्म, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। आपको बोलना है हमेशा रेसेमिक मिक्सर विल फॉर्म। देयर विल बी द 50% अपॉर्चुनिटी द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम अपर साइड, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम डाउन साइड। तो जो ही अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, मैं एक बार बोला CH3 यहाँ आ गया NU, और एक बार बोला मैंने CH3CNU। ये दोनों प्रोडक्ट आया। बात सुने, SN1 रिएक्शन अकर, ये 50-50% है रेसेमिक मिक्सर। फिफ्टी परसेंट आया। बात सुने, ऐसे इसी तरीके से SN2 रिएक्शन देखेंगे। अब देखिए ये रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट से मतलब कार्बोकेटाइन बना सबस्ट्रेट से लिविंग ग्रुप निकल के। अब देखेंगे इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है। पहले SN2 का भी रिएक्शन देख लेते हैं। SN2 का रिएक्शन होता है ऐसे सबस्ट्रेट जिसके ऊपर बहुत ही कम हिंड्रेंस हो, उसके ऊपर SN2 डिपेंड करता है। और वो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, CHHH
और यहाँ पे लिख देता हूँ लिविंग ग्रुप। ऐसे सबस्ट्रेट, ऐसा कार्बन जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो। अब देखिए हाइड्रोजन की साइज तो चिन्नी सी होती है, छोटी सी होती है, उसका स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं होता। मतलब कार्बन जहाँ होगा वहाँ हाइड्रोजन तो होगा ही, उसका क्या वो स्टेरिकली हिंड्रेंस मानेगा? नहीं। इसके अलावा अगर कोई बड़े एटम होंगे, ग्रुप ऑफ एटम और एटम्स, तो उनसे स्टेरिकली हिंड्रेंस मानता है वो। तो जब ये होंगे तो जब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ सेम टाइम पे रिएक्शन नहीं करता, मतलब कहने का मतलब है ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। एट द सेम टाइम दिस न्यूक्लियोफाइल कैनॉट अटैक ऑन द कार्बन इफ दिस कार्बन विल बी मोर स्टेरिकली हिंडर्ड। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने के लिए जगह तो चाहिए। तो क्या होता है, ये जब अगर स्टेरिकली ज्यादा हिंडर्ड होगा, लेकिन ये कार्बन तो स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होता, SN2 के अंदर तो अपन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड लेते हैं। तो क्या होता है, लिविंग ग्रुप तो निकलता ही है, इसमें पहले लिविंग ग्रुप निकल जाता है मोर स्टेरिकली हिंडर्ड की वजह से, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन ओनली और ओनली सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर देखिए लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर जो ही अटैक करता है, मतलब कहने का है लिविंग ग्रुप जो ही निकलता है, न्यूक्लियोफाइल भी उसी एट द सेम टाइम इट इज अटैकिंग। तो दोनों प्रोसेस एकदम एक साथ होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं, कोई भी कार्बोकेटाइन और कोई भी कार्बेनाइन नहीं बनता। आया बात समझे? तो जो ही ये टूटता है त्यों ही बॉन्ड बनता है। तो देयर विल बी ए प्रोसेस। अब देखिए जो ही न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन इधर है, ये हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और इधर हो जाता है ये NU बॉन्ड बना रहा है और इधर लिविंग ग्रुप से बॉन्ड हट रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, TS मैंने लिखा है। और इसके कभी कभी इस साइन हैश से भी इसको डिनोट करते हैं, ब्रैकेट के बाहर हैश। इट इंडिकेट दैट कि ये ट्रांजिशन स्टेट है, देयर विल नॉट बी एनी इंटरमीडिएट इन दैट। आया बात सुने? अब ये बनने के बाद अब क्या होता है, ये आराम से निकल जाता है लिविंग ग्रुप बाहर और बन जाता है CHHH और यहाँ आ जाता है NU। आया? ये होता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। मैं बोल सकता हूं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्यों बोला, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो जुड़े हुए ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स क्या हो गए, दूसरी साइड चले गए। इसको कभी कभी बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। तो जो प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्रोडक्ट इन्वर्टेड, और इन्वर्जन जो होता है उसको कहते हैं कभी कभी इन्वर्जन इज कॉल्ड एज वाल्डन इन्वर्जन। जबकि ये रेसमिक मिक्सर मिलता है, इसके अंदर क्या बोलते हैं, कभी भी इन्वर्टेड या रिटेंशन इन प्रोडक्ट नहीं टर्मिनोलॉजी यूज करते। ये हुई SN1 और SN2 रिएक्शन। अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, SN1 के अंदर किन चीज़ पे डिपेंड करती है, SN2 के ऊपर किस चीज़ पे डिपेंड करती है। उसके बाद में मैं एक ऑर्डर लिखाऊंगा हमेशा किस तरीके के सबस्ट्रेट में SN1 होती है, किस तरीके के सबस्ट्रेट में SN2 होती है। तो पहले SN1 देखिए, SN1 हमेशा जब ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल धीरे अटैक करे, फास्ट अटैक करे, इस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करती है कि लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितनी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम होगी। कहने का मतलब है SN1 रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। आया बात समझे? न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल की कम हो या ज्यादा हो कोई मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप का पार्ट क्या है, लिविंग ग्रुप का हटना। ये एक्सपेरिमेंटल है,
आपको पता होना चाहिए। और दो चीजों में से, रिएजेंट लिया और सबस्ट्रेट लिया, दोनों चीजों में से एक के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको क्या लिखेंगे, यहां पे इसको मैं हटा रहा हूं, हटाने के बाद अब लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, या इसको ब्रैकेट में भी दिखाते हैं, जब ब्रैकेट सबस्ट्रेट के ऊपर लगा दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। ये याद रखेंगे, इसका मतलब इसको, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उस सबस्ट्रेट के लिए CH3 CH3 Cl के लिए अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3C CH3 CH3, और वहां क्या लगा हुआ था, लिविंग ग्रुप, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। और प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K CH3, इसको मैं एक साथ लिख देता हूं तीनों को, CH3 का होल थ्राइस ClG। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने लगा दिया के, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, तो बाद में लिख देता हूं मैं ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, बात सुन ऐसे। अब देखते हैं SN2। SN2 के अंदर क्या होता है, SN2 इस सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है और रिएजेंट पे भी डिपेंड करता है। RDS यही स्टेप होता है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और लिविंग ग्रुप का निकलना। रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड करती है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, 2 बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया बात समझे, तो बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रीजन अपने को पता लग गया। तो अब मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। आ गया बात समझ, तो उसी को इसी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एज वेल एज रिएजेंट कंसंट्रेशन। बात को समझना है, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसी को मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन की मैं अगर बात करूंगा तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, CH3 लिविंग ग्रुप और अपना ENU, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी भी मैटर करती है और लिविंग ग्रुप की एबिलिटी भी मैटर करती है, दोनों की। और प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ये CH3 रेट कांस्टेंट, इसको बोलते हैं, ये वही रेट कांस्टेंट है आया बात सुन ऐसे। ये रिएक्शन मैंने जो अपने लिखा था, जो एग्जाम्पल SN1 और SN2 के लिए जो सबस्ट्रेट मैंने लिखे थे वो लगा के बताए, CH3 लिविंग ग्रुप और ENU ऐसे। ये हुआ अपने एग्जाम्पल्स, अपनी रिएक्शंस किस तरीके से किसके ऊपर कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। और वो RDS, इसमें RDS स्टेप क्या हो गया, अब देखिए, मतलब कहने का मतलब है न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, SN1 SN2 बढ़ेगी। क्या SN1 डिपेंड करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, नहीं। और हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी, अगर मैं बोलूं कि हैलाइड है कि फ्लोरीन F- हैलाइड, क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड
और आयोडाइड। इन चारों में सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होती है? ये चार हैं, ये मैंने साइन क्यों लगा दिया, ये साइन नहीं, चार अगर कोई हैलाइड दे दे आपको और बोले कि इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए, तो इन चारों में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा? हमेशा हैलाइड के अंदर ध्यान रखेंगे, ऊपर से नीचे जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। या मैं बोल दूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कभी भी जब ध्यान रखेंगे कि हमेशा जिस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, जो अपनी चार्ज डेंसिटी को जितना जल्दी डोनेट करेगा, अटैक कर सकता है किसी स्पीसीज के ऊपर, उसी की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो ये याद रखेंगे, सबसे ज्यादा आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगर बात करें तो भी आयोडाइड की सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। लिविंग ग्रुप एबिलिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस दोनों ही क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी। ऐसे अब देखते हैं इनके कौन कौन से रिएजेंट देखेंगे, कौन से रिएजेंट के अंदर क्या ऑर्डर होता है वो देखें। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के टुवर्ड्स ऑर्डर ऑफ द सबस्ट्रेट देखेंगे कि कौन से सबस्ट्रेट पहले SN1 देते हैं, कौन से सबस्ट्रेट पहले SN2 रिएक्शन देते हैं, SN1 सबस्ट्रेट कौन से देते हैं वो देखेंगे। देखिए SN1 रिएक्शन सबसे पहले अगर बात की जाए, मैं कुछ पॉइंट्स आपको ऐड करवा रहा हूँ। ब्रिज हेड टाइप के कंपाउंड्स के अंदर कभी भी SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं होती। तो पहले पॉइंट लिख लेंगे, एट ब्रिज हेड कार्बन, एट ब्रिज हेड कार्बन SN1 नेवर अक्कर। अब बोलेंगे SN1 होते कौन से हैं? SN1 अगर बोले तो SN1 कौन से होंगे? देखिए इधर देखना, ये ब्रिज हेड कार्बन, इस ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर अगर बात की जाए तो ब्रिज हेड कार्बन इसको बोलते हैं, इस कार्बन को, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे हेलोजन अगर लगाएंगे तो ये हेलोजन क्या होगा? ये हेलोजन इतना जल्दी नहीं निकलेगा न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में। जब हेलोजन न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में जितना जल्दी नहीं निकलेगा तो उसके ऊपर SN1 रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होगी। कहने का मतलब है इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव हैलाइड। वापस से मैं रिपीट करता हूं जो अभी तक मैंने बोला, SN1 रिएक्शन कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं होती। ब्रिज हेड कार्बन पे अगर कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा है, वो लिविंग ग्रुप इतना इजीली नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो निकलने के बाद कार्बोकेटाइन आता है, कार्बोकेटाइन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर। तो मैंने वही लिखा है, एट ब्रिज हेड कार्बन SN1 नेवर अकर। इसी तरीके से SN2 भी आपको लिख लेना है, सेम पॉइंट, ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं होती है। तो यही लिखेंगे, एट ब्रिज हेड कार्बन SN2 also do not occur। SN2 भी ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो ही लिविंग ग्रुप निकलता है, न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए जगह नहीं है। अगर अपन देखेंगे ब्रिज हेड कार्बन कैसे होते हैं, देखिए ये अगर कोई कार्बन, ये ओपन बुक जैसा होता है, ये है ऐसा, ये अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये अगर लिविंग ग्रुप जुड़ेगा यहाँ, कोई अगर बोले आपको, तो जो ही ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, मतलब SN2 के लिए बैक साइड से अटैक करना चाहिए, लेकिन बैक साइड से कहाँ करे? देयर इज नो, इस केविटी के अंदर से कैसे जाएगा? जाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो नहीं। और इसी तरीके से SN1 नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कार्बोकेटाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही मैंने लिखा है, एट ब्रिज हेड कार्बन SN2 ऑल्सो डू नॉट अकर। आया बात समझे?
तो वही ब्रीज हेड कार्बन बना लेंगे। ऐसे होगा ही नहीं रिएक्शन। ऐ बात सुन, ऐसे ये होता है SN1 और SN2 का पहला पॉइंट मैंने लिखा है। अगर सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो देखिए SN1 रिएक्शन हमेशा ज़्यादा होती है मोर सब्स्टिट्यूटेड हिंडर्ड कार्बन एटम के साथ। तो मैं एक ऑर्डर लिखा रहा हूं, वो लिख लीजिए सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, जिसके अंदर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो उसके अंदर होती है। तो वो ऑर्डर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्या होता है? CH3OCH2X। ऐसे हैलाइड के अंदर सबसे जल्दी SN1 होती है। क्यों? क्योंकि ये हैलाइड जो ही निकलता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे हैलाइड के अंदर सबसे ज्यादा SN1। इसके बाद होती है 3 डिग्री के अंदर, उसके बाद में होती है बेंजाइलिक एलाइलिक, उसके बाद में होती है एलाइलिक, उसके बाद में होती है 2 डिग्री, उसके बाद में होती है 1 डिग्री। आया बात समझे किस तरीके से सब्स्टिट्यूटेट 3 डिग्री, बेंजाइलिक, एलाइलिक, 2 डिग्री और 1 डिग्री के अंदर SN1 रिएक्शन होती है। ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आया बात समझे? SN1 रिएक्शन जिस तरीके से ब्रीज हेड कार्बन में नहीं होती, उसी तरीके से SN1 रिएक्शन कभी भी हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर, अल्फा हेलो कीटोन्स, अल्फा हेलो कार्बोनाइल्स के अंदर भी नहीं होती। तो वो भी पॉइंट एक ऐड कर लेना। ये लिखने के बाद करेंगे वर्ड। SN2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर देखिए, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन ये होता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन में बोलूं या सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड में बोल देता हूं, ठीक है, हैलाइड ज्यादा बेटर रहेगा। उसी तरीके से SN2 का देखेंगे। जब SN2 का देखेंगे तो सबसे ज्यादा होती है अल्फा हेलो कीटोन्स के अंदर या अल्फा हेलो कार्बोनाइल्स कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन होती है। अल्फा हेलो कार्बोनाइल्स के अंदर सबसे ज्यादा SN2 होती है। उसके बाद में सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड के बाद में, सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड के बाद में होती है CH3X। उसके बाद में CH3X के बाद में किस पे होती है? बेंजाइलिक। उसके बाद में एलाइलिक, उसके बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये लिखना। और ये आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, और ये भी क्या आ जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब देखिए इसके अंदर भी ब्रीज हेड के ऊपर मैंने मना किया था, इसके अंदर एक और 3 डिग्री हैलाइड भी कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देंगे। उसके अंदर अल्फा हेलो कीटोन्स, अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड मैंने मना किया था। इसके अंदर मैंने सबसे ज्यादा बोला अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड SN2 रिएक्शन के टुवर्ड्स। इसी तरीके से एक और लिखेंगे 3 डिग्री हैलाइड, do not gives
SN2 रिएक्शन। बात को समझना, ये आया बात समझे। ये मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड करवाए हैं आपको कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन किस तरीके के सबस्ट्रेट्स देते हैं। अब आपको कैसा भी सबस्ट्रेट दे दें आप हमेशा बता सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, वो आपको करने हैं। अब देखते हैं, देखिए अपन ने SN1 और SN2 रिएक्शंस पूरा डिटेल में पढ़ने के बाद कौन कौन से सबस्ट्रेट किस तरीके की रिएक्शन देते हैं, SN1 रिएक्शन कौन से किसके ऊपर, सबस्ट्रेट और रिएजेंट के ऊपर कौन से पे डिपेंड करती है या दोनों पे करती है, या सब जब लिविंग ग्रुप कैसे निकलता है, लिविंग कौन से सबस्ट्रेट स्टेरिकली हिंड्रेड ज़्यादा देता है कम देता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद सॉल्वेंट का रोल पढ़ते हैं। तो रोल ऑफ सॉल्वेंट, मैं एक हेडिंग डाल रहा हूं, और अपने को ये पता है SN1 रिएक्शन हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होती है, SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक के अंदर होती है। तो जब भी सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ाई जाती है हमेशा SN1 ज़्यादा होती है, SN2 कम होती है, और जब सॉल्वेंट की पोलरिटी कम की जाती है SN1 कम होती है और SN2 ज़्यादा होती है। तो पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट का रोल अब आपको पता होना चाहिए। तो वही चीज लिख रहा हूं, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, SN1 रिएक्शन इंक्रीजेस, SN2 डिक्रीजेस। पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट्स डिक्रीजेस, इसी का अपोजिट, SN1 डिक्रीजेस, SN2 इंक्रीजेस। SN2 रिएक्शन हमेशा बढ़ती है, किससे? सॉल्वेंट की पोलरिटी कम करने से। ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, वो पूछता है कभी कभी। आया बात समझे। ये तो ये अपना हुआ इस चैप्टर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, तीन तरीके की रिएक्शन देते हैं, मैंने इन जनरल बताया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैंने जनरल डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। अब अपन कल से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी रिएजेंट के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। जैसे एल्कोहलिक KOH के साथ अगर देंगे, एल्कोहलिक KOH एल्किल हैलाइड के साथ अगर रिएक्शन देगा वो एलिमिनेशन देगा, कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। लेकिन इसी के अपोजिट जब मैं एक्वस KOH लूंगा और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो हमेशा क्या देगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सारे इफेक्ट अपन कल की क्लास में देखेंगे। हो गया, इतना करिए आज। थैंक यू वेरी मच।